लोग का आपके अपने YouTube चैनल पे जैसा कि आपको पता है प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी की जा रही करवाई जा रही है, ताकि आप जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं आप उस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। अलग ठीक है, तो दोस्तों एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। दोपहर में इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें और दूसरे तरफ आप नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए, ताकि आगे के टॉपिक आपको कंफर्म भी होते चले जाएं और पीछे के टॉपिक आपको भूले भी नहीं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट सीरीज दीजिए, इस बात को समझ पाइए कि आखिरकार कहाँ पे गलतियां हो रही है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न गलत हो रहा है, मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत गलत हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, जहां से भी गलती हो रही है उसको सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आ पाए कि आखिरकार किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिल ही जाते हैं प्रीवियस ईयर से। करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी आपके एग्जाम के समय, और जो कोर्स की वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम, इट मीन्स एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आगामी कोई भी परीक्षा है, जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, नया बैच प्रारंभ होता है, तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होने वाली। हमारी अलग अलग बैचेज चल रही हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश में एमपी टेट और एमपी सेट दोनों के लिए बैच दोस्तों उपलब्ध है। और मध्य प्रदेश सेट के लिए अभी नया बैच बिल्कुल प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, DSSB और जेट की परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। एडमिशन की बात करें तो एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको अपनी फीस सबमिट करने के लिए इजिली इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अंशु जी, रंजीत जी, राजन सिंह जी, जारा जी ठीक है, राधिका जी, रीता कश्यप जी ठीक है, मोहम्मद जी ठीक है, राधिका जी, धीरेन्द्र पांडे जी, पवन कुमार जी, राजकुमार प्रजापति जी, राजन सिंह जी, सरला जी ठीक है, अरविंद जी, अक्षय जी, प्रकृति जी, राजकुमार प्रजापति जी। बहुत तेजी से सभी लोग का उत्तर आ रहा है तो मैं आगे नाम नहीं पढ़ पाऊंगा। चलिए अब पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि सार्वजनिक वस्तुओं की बाजार मांग उदग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? एक तो होता है भैया निजी वस्तु और दूसरा होता है सार्वजनिक वस्तु। ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तु की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सार्वजनिक वस्तु की प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जिसके अंतर्गत प्रतिद्वंद्विता नहीं पाया जाता है। ठीक है, जहां पे क्या पाया जाता है? प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता नहीं पाया जाता है। इट मीन्स कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को इस वस्तु का प्रयोग करने से वंचित नहीं कर सकता है। अर्थात जो सार्वजनिक वस्तु होता है वो समाज के सभी वर्गों के लिए होता है,
और उस वस्तु पे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे कि आपके मोहल्ले में जो लैंप लगवाया, गवर्नमेंट ने जो प्रकाश की व्यवस्था करवाई है, अर्थात जो एलईडी लैंप लगाया है, वो सार्वजनिक वस्तु का ही उदाहरण है। वो सबके लिए है, आपके लिए भी है, आपके पड़ोसी के लिए भी है। तो सार्वजनिक वस्तुओं की बाजार मांग उदग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं वो भैया उनके उपयोग में कोई प्रतिरोधी नहीं होता है। अर्थात सार्वजनिक वस्तु का इस्तेमाल क्या है, सभी लोग समान रूप से कर सकते हैं और कोई भी किसी भी व्यक्ति को इस वस्तु का प्रयोग करने के लिए वंचित नहीं कर सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी निःशुल्क वस्तुएं होती हैं। अरे भैया, निःशुल्क ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में जो सार्वजनिक वस्तु होती है उन वस्तुओं पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है और यहाँ पे कोई भी प्रतिद्वंद्विता देखने को नहीं मिलती है। भैया आप भी यूज करिए, हम भी यूज करें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट की सही परिभाषा है। वाणिज्यिक बैंक के लिए बैलेंस शीट शब्द का सही अर्थ क्या होगा, आपको बेसिकली बताना है। चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस बात को कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो बैलेंस शीट होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं कि सर ये बैंक द्वारा किए गए कारोबार की मात्रा का विवरण होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट की सही परिभाषा है। तो वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत जो बैलेंस शीट की बात होती है, तो बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि यह वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किए गए कारोबार की मात्रा का विवरण होता है, कि जो इन्होंने कारोबार किया है उसकी मात्रा का विवरण प्रस्तुत करता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। कौन सा ऐसा कार्य है जो वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक की अगर जो बात करते हैं, तो जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, ये सब वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनके ऊपर जो सुप्रीम बैठा है, जो मेन कमांड है किसका है, आरबीआई का, ठीक है। तो आरबीआई केंद्रीय बैंक है और जिन बैंकों से आप लेन देन कर रहे हैं, हम लेन देन कर रहे हैं, जिससे उधार ले रहे हैं या जिस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, उसे ही वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो वाणिज्यिक बैंक है या जो व्यापारिक बैंक है उसका कार्य कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोल रहे हैं कि सर जी नोट जारी करने का एकाधिकार जो है वो केंद्रीय बैंक के पास है। नोट जारी करने का अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है। एकाधिकार जो है वो किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों जो लोग भी बिहार टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार और यूपी के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ झारखंड में जेट की परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में सेट की परीक्षा के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो गया है। तो जो लोग भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर, ए बोल रहे हैं। ए बोल रहे हैं कि नीचे केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त अन्य बैंकों की सूची दी गई है, इनमें से कौन सा द्रव्य का सृजन कर सकते हैं। अर्थात ये पूछ रहा है कि साख का सृजन कौन सा बैंक करता है। तो देखिए साख का सृजन जो करता है ना, वो वाणिज्यिक बैंक करता है या व्यापारिक बैंक करता है। और ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, अगर जो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि साख का सृजन क्या होता है, तो आसान भाषा का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या होता है कि ये 50,000 करोड़ रुपए मान लीजिए कि एक वर्ष में किसी बैंक के पास जमा होता है, ठीक है।
तो ये बैंक देख लेता है कि 50,000 करोड़ जो अभी हमारे पास है, इसको जिन्होंने पैसा जमा किया है वो कितने वर्ष बाद या कितने महीनों बाद इसको ये क्या करेंगे, पुनः हमसे वापस लेंगे। ठीक है, और इसी का अनुमान लगा करके ये जो 50,000 करोड़ है इसको वो 1 लाख रुपए करोड़ बना देता है, अलग अलग भागों में विभाजित करके। पैसे को विभाजित नहीं करता है, एक अनुमान लगाता है कि चलिए ये 10 करोड़ जमा किए हैं तो 2 साल बाद ले जाएंगे, तो अब इस 10 करोड़ को क्या किया जाएगा, किसी दूसरे को दे दिया जाएगा ऋण के रूप में। हो सकता है कि उसमें से 3 करोड़ दे दिया जाए, फिर बाद में दिया जाए और उससे ब्याज भी वसूल लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या, यही साख का सृजन होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश को निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सस्ते द्रव्य की नीति का अनुसरण करना चाहिए। अब जो आज का पेपर है ना, आज का जो ये क्वेश्चन सेशन है, इसमें थोड़ा सा प्रश्नों की भाषाओं को ठीक तरीके से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न की भाषा को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भैया, देश को निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में सस्ते द्रव्य की नीति अपनानी चाहिए। अर्थात ये किसकी बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है सस्ती मुद्रा नीति की बात कर रहा है। सस्ते द्रव्य की नीति अर्थात सस्ती मुद्रा नीति की ये बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान से करिएगा। तो बिल्कुल ठीक है, तो सस्ती मुद्रा नीति क्यों अपनाई जाती है, इसके अंतर्गत यही तो होता है ना भैया कि हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और मुद्रा का आंतरिक मूल्य वैसे ही बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए सस्ती मुद्रा की नीति अपनाते हैं, अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए। और निर्यात को क्यों बढ़ाना होता है, निर्यात को इसलिए बढ़ाना होता है कि अगर जो निर्यातों से मिलने वाली कीमत कम है और आयातित वस्तुओं पे हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, आयातित कीमत ज्यादा है, तो उस देश में क्या होगा, भुगतान असंतुलन की समस्या विद्यमान हो जाएगी। तो सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जाती है अदायगी शेष प्रतिकूल होने की स्थिति में। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि थोड़ा सा क्या करिए कि प्रश्न की भाषा को समझिए। यहाँ पे बस आपसे ये पूछ रहा है कि अगर जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति विद्यमान होती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सस्ती मुद्रा नीति बनाई जाती है, जहां पे मुख्य रूप से उस देश को अपने निर्यातों में वृद्धि करने के लिए कार्य करना होता है। और निर्यातों में वृद्धि करने का मतलब ये होता है कि अपने देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर देना, जिससे क्या होगा कि विदेशी मार्केट में हमारे देश की जो वस्तुएं होंगी वो सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती हो जाएंगी तो निर्यात बढ़ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत के पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई यह है कि एक उपभोक्ता व्यवहार की बगैर संदर्भ व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो लोग नाम बदल बदल करके और दूसरे को परेशान करने का कार्य कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिए, अगर जो ब्लॉक हो जाएंगे तो कभी भी ये फोन करके मत कहिएगा कि सर हमको ब्लॉक क्यों कर दिया गया। ठीक है, ये आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है, ये अच्छे व्यक्ति की निशानी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हो किसी का भी नाम रख करके और वो वो क्या कर रहा है, वो भ्रांति फैला रहा है, ये अच्छे इंसान की पहचान नहीं है। तो निवेदन है कि यार इस तरीके का काम क्यों करते हो, है ना, पढ़ने आए हैं पढ़िए, मन लग रहा है पढ़ने में तो पढ़िए, नहीं लग रहा है तो जाइए। ठीक है, लेकिन किसी भी सीरियस स्टूडेंट को परेशान मत करिए, कोई भी सीरियस स्टूडेंट को परेशान मत करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चल जाएगा,
ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप नाम चेंज करके आ जाएंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। जहां आप पढ़ रहे हैं वहां मैं पढ़ा रहा हूं, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा आपसे ज्यादा अनुभव होगा हमारे पास, निश्चित तौर पे आपसे थोड़ा सा ज्यादा अनुभव होगा। इसी वजह से तीन तीन सालों से या 5 सालों से मैं लगातार इस क्षेत्र में लगा हूं, ठीक है। तो हमको समझाने का प्रयास मत करिए, ठीक है, किसी को भी। हाँ ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि प्रकटित अधिमान सिद्धांतों के पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई यह है कि यह उपभोक्ता व्यवहार की बगैर संदर्भ व्याख्या करता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग यही बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, उपयोगिता की, ठीक है। और प्रकटित अधिमान सिद्धांत किसने दिया था भैया? सैमुअल्सन ने दिया था, ठीक है। और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, तो याद रखिएगा सैमुअल्सन को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है। और सैमुअल्सन का जो व्यक्ति अधिमान दृष्टिकोण है ये उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार पे आधारित है, और प्रकटित अधिमान सिद्धांत के पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई ये है कि ये उपभोक्ता व्यवहार की बगैर संदर्भ व्याख्या करता है, मतलब उपयोगिताओं के बगैर। इन्होंने क्या कहा था कि उपयोगिता का क्या है, क्रमवाचक माप की बात की थी कि गणनावाचक की माप की बात की थी? कमेंट करके बताइए कि उपयोगिता को एक क्रम में रखा जाए कि उपयोगिता को गणना किया जा सकता है। कमेंट करके बताइए कि सैमुअल्सन की कौन सी दृष्टिकोण है, मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपको बताया है। अगला प्रश्न कि देयाधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दो विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करते हैं तो प्राप्त होता है, क्या उत्तर होगा भाई? देयाधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो देखिए जितने लोग भी बोल रहे हैं कि विक्रेताओं के मध्य क्या होता है, मूल्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब एक लाइन में बता रहा हूँ, पूरी जिंदगी भर याद रखिएगा। देयाधिकार के अंतर्गत जो स्टेकल वर्ग मॉडल है उसके अंतर्गत यदि दो विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करते हैं तो दोनों विक्रेताओं के मध्य कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि एक लक्स बेचने वाली कंपनी है और एक लाइफ बॉय बेचने वाली कंपनी है, ठीक है। ये दो साबुन को बेचने वाली कंपनी है, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, ठीक है। लक्स भी 10 रुपए का मिल रहा है, लाइफ बॉय भी 10 रुपए का मिल रहा है। अब लक्स ने ये कहा कि हम क्या करेंगे कि अपनी कीमत को कम कर लेंगे, अर्थात लक्स ने अब 10 रुपए की जगह पे 9 रुपए की एक 9 रुपए का एक साबुन बेचने लगा। तो अब जब लाइफ बॉय ये देखेगा कि भैया अब ये 9 रुपए में बेच रहा है और हमारा 10 रुपए में बिक रहा है, तो हमारी तो मांग कम हो जाएगी क्योंकि लोग लक्स की मांग ज्यादा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में लाइफ बॉय भी क्या करता है, वो भी 9 रुपया क्या कर देता है कि वो भी 9 रुपए साबुन की कीमत को कर देता है। फिर ये और कम कर देता है, ये 8 रुपए कर देता है। फिर ये और कम कर देता है, 8 रुपए कर देता है। फिर ये और कम करके 7 रुपए कर देता है। फिर ये और कम करके 7 रुपए कर देता है। अर्थात दोनों के मध्य अब क्या हो जाता है, एक होड़ सी लग जाती है कि कौन कम कीमतों में इस वस्तु को बेचेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आता है कि जो इनकी लागत होती है ना, उस लागत के बराबर क्या हो जाता है, उस वस्तु की कीमत हो जाती है, या तो लागत के बराबर हो जाएगा या उस वस्तु की कीमत हो जाती है और लागत बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों फर्मों को नुकसान होने लगेगा, और जब दोनों फर्मों को नुकसान होने लगेगा तब ये दोनों आपस में बैठेंगी और एक सुलह करेंगी, कहेंगे कि भैया ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे हम लोग बाजार में बने रहेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, एक प्राइस को निर्धारित करते हैं और टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा संभाव्य उत्पादन वृद्धि का स्रोत नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है भैया? आज के सेशन में थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को समझिएगा, आज की सेशन में थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को भी ठीक तरीके से समझिएगा। अगर जो भाषा ठीक तरीके से नहीं समझेंगे तो चीजें गलत होंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य उत्पादन वृद्धि का स्रोत नहीं है?
बिल्कुल ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा है जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकता है? तो आप कहेंगे कि देखिए सर जी, जब पूंजी का विस्तार होगा, तो जब पूंजी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में पूंजी अगर जो ज्यादा लगेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। श्रम का विस्तार होगा, जब श्रमिक बढ़ेंगे तो कार्य ज्यादा मिलेगा और उनकी कार्य कुशलता का प्रयोग करके उत्पादन के स्तर को अधिकतम करेंगे। टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, अगर जो तकनीकी बेहतर होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन मौद्रिक व्यवस्था में सुधार किया जाए, अर्थात अगर जो आरबीआई मौद्रिक व्यवस्था में सुधार कर रही है, तो इससे प्रत्यक्ष रूप से देश की उत्पादकता पे कोई असर देखने को नहीं मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि मौद्रिक व्यवस्था में सुधार, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो मौद्रिक प्रणाली में सुधार कौन लाता है? देश का केंद्रीय बैंक। अर्थात मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? केंद्रीय बैंक। और राजकोषीय नीति कौन अपनाता है? उस देश की सरकार। ठीक है, सोलो साहब आगे भाई। सोलो के मतानुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समृद्धि की दर बराबर होती है हैरड के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर जो अब आप हैरड डोमर मॉडल पढ़े होंगे, उसके बाद सोलो साहब को पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हैरड डोमर मॉडल ने जो समृद्धि के नियम दिए थे, उसी को उन्हीं की मान्यताओं को ले चल के, उन्हीं की मान्यताओं को आगे लेकर के सोलो साहब ने एक विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया। अब इस दोनों मॉडल को आपको ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और लाइफ टाइम की वैलिडिटी सब कुछ दी जा रही है। बस आप ईमानदारी से हमारे साथ एप्लीकेशन पे बने रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ ही दिनों में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। बस आप ईमानदारी से, जितना मैं समय एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ, जितना यूट्यूब पे दे रहा हूँ, उतना जितना मैं आपको बस करवा रहा हूँ उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट होगा। और कहाँ से प्रश्न आएगा भाई? इतने माध्यमों से हम लोग चीजों को कर रहे हैं कि कहाँ से इकोनॉमिक्स के प्रश्न बनेंगे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, प्राकृतिक समृद्धि दर के, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो सोलो के अनुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समृद्धि की दर बराबर होती है हैरड के प्राकृतिक समृद्धि दर के। और ये लोग किसकी बात करते हैं? सोलो साहब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की बात करते हैं क्या? कमेंट करके बताइएगा, पूर्ण रोजगार की बात करते हैं या द्विक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगर जो आपको थियरी याद होगी तो आप बता पाएंगे, नहीं थियरी याद होगी तो क्या भैया कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब चलिए आगे, परंपरावादी अर्थशास्त्री। ठीक है, परंपरावादी अर्थशास्त्री आगे ये क्या बोले थे? विकास के संदर्भ में आपको बताना है। तो परंपरावादी विकास मॉडल के अंतर्गत सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? चलिए भैया, किसकी किसकी याद आई, किन किन अर्थशास्त्रियों की याद आई, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया देखिए, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हमको क्या करना चाहिए? मुद्रा का संचय करना चाहिए, अर्थात मुद्रा का बचत करना चाहिए, अर्थात पैसा अपने पास रखना चाहिए, ताकि भविष्य में चल करके क्या होगा? भविष्य में हमारी निवेश क्षमता बढ़ जाएगी भविष्य में। ठीक है, भविष्य में क्या होगा? निवेश बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात परंपरागत अर्थशास्त्रियों के द्वारा कहा गया था कि अगर जो आप वर्तमान समय में मुद्रा का संचय करेंगे, अर्थात बचत करेंगे, सेविंग करेंगे, पैसा अपने पास रखेंगे, तो भविष्य में चल करके आप उत्पादकता के स्तर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब पैसा आपके पास रहेगा तो आप उच्च उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, आप उच्च कोटि के और भी श्रम के संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादकता को भविष्य में बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब किन्स साहब आए तो इन लोगों के मामला को उन्होंने क्या कर दिया? क्रिटिसाइज कर दिया। किन्स ने क्या बोला? किन्स साहब ने क्या बोला? तो किन्स ने बोला कि देखिए भैया, आप लोग प्रतिष्ठित हैं, ठीक है, आप प्रतिष्ठित हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बचत ज्यादा किया जाए, बचत ज्यादा किया जाए, तो जब ज्यादा बचत किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में तो निवेश कम हो जाएगा, और जब निवेश कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता का स्तर भी कम हो जाएगा, और जब उत्पादन कम हो जाएगा तो राष्ट्रीय आय में क्या आ जाएगी? उस देश की राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी।
तो किन साहब इन लोग की आलोचना कर देते हैं। लेकिन अगर जो यहाँ पे प्रश्न के मुताबिक देखा जाए तो परंपरावादी विकास मॉडल के अंतर्गत सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि, अर्थात अगर जो बचत में अगर जो सेविंग बढ़ती है तो इससे क्या होता है, प्रति व्यक्ति स्थिर व्यवस्था उत्पादन में वृद्धि करता है, बिल्कुल ठीक है। और स्थिर अवस्था प्रति व्यक्ति पूंजी में भी वृद्धि करता है, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा तो जाहिर सी बात है पूंजी में वृद्धि होगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि प्रति व्यक्ति पूंजी घट जाती है यदि प्रति व्यक्ति विनियोग। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अब यहाँ पे सीधा सीधी आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सर प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होती है, प्रति व्यक्ति, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस देश की राष्ट्रीय आय देखते हैं, यही तो देखते हैं ना, उस देश की राष्ट्रीय आय देखते हैं और अपान उस देश की कुल जनसंख्या देखते हैं। बस इसी फॉर्मूले से ये प्रश्न बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा भाषा जो है वो अलग कर दिया है। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है भाई, डी बोल रहे हैं अगेन, क्या अगेन डी की बात हो रही है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। तो यहाँ पे देखिए भैया, यदि प्रति व्यक्ति पूंजी घट रही है, सॉरी, यदि प्रति व्यक्ति पूंजी घट रही है और प्रति व्यक्ति विनियोग, भाई देखिए बात को समझिए, इसको समझना सबसे जरूरी है। प्रति व्यक्ति पूंजी घट रही है, ठीक है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय में कमी आ रही है, ठीक है। तो यदि प्रति व्यक्ति विनियोग जनसंख्या वृद्धि से क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो सर, ठीक है। ये बस यही आपसे पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए प्रति व्यक्ति पूंजी घट रही है, यदि प्रति व्यक्ति विनियोग, मतलब प्रति व्यक्ति विनियोग में जब कमी आएगी तभी तो प्रति व्यक्ति पूंजी घटेगी, अर्थात तभी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। आप ऐसे तो समझ लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज के सेशन की जो प्रश्न है थोड़ा सा ईमानदारी से और दिमाग को कंसंट्रेट करके इस प्रश्न को देखिए, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति पूंजी घटेगी, कब घटेगी, ये तभी तो घटेगी जब प्रति व्यक्ति विनियोग जनसंख्या वृद्धि दर से क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, अर्थात जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है और विनियोग कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रति व्यक्ति पूंजी में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि सरकार द्वारा आयकर के रूप में लिया गया कुल आय का प्रतिशत कहलाता है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अब अगर जो आप प्रैक्टिस रोज करते हैं तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। चलिए, नवीन कुमार जी, राजेश सिंह जी, मालती सोलंकी जी, तस्नीम खान जी, मोहम्मद तारिक जी, फरीन फातिमा जी, प्रमोद पाल जी, ठीक है, जितेंद्र जी, संजय जी, अमरेश यादव जी, ठीक है, राजू जी, ठीक है, ममता कुमारी जी, राजन जी, संजय कुमार जी, जितेंद्र जी। बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है, अब शायद कमेंट ना पढ़ पाऊं, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, सभी लोग डी बोल रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या वाकई में पता है आपको ये बात, क्या वाकई में पता है आपको ये बात। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं भाई ठीक बोल रहे हैं, इसे सीमांत कर दर कहा जाता है। तो सरकार द्वारा आयकर के रूप में लिया गया कुल आय का प्रतिशत जो है उसे सीमांत कर दर कहा जाता है। अर्थात अगर जो हम आपसे ये कहें कि हमारे देश की जो सरकार है वो क्या प्राप्त कर रही है, आय प्राप्त कर रही है, और कुल आय का सपोज करिए, कुल आय का अगर जो 70% आयकर से मिल रहा है तो हम ये कहेंगे कि देश का सीमांत कर दर जो है वो कितना है, 70% है, ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, थोड़ा सा इसे मैनेज करना पड़ेगा, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। अब यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है कि गतिहीन अर्थव्यवस्था में सरकार को क्या करना चाहिए। अब गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, गतिहीन अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है
कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो गई है, मांग कम हो गई है। तो जब वस्तुओं की मांग ही नहीं है तो उस कोई उत्पादन क्यों करेगा। तो मांग कम हुई है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति भी कम हो जाएगा, कोई उत्पादन ही नहीं करेगा। जब कोई मांग ही नहीं है तो उत्पादन क्यों करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जब मांग व पूर्ति अपने निम्नतर स्तर पे चली आती है तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाता है, मंदी आ जाता है। अर्थात उत्पादन का स्तर जब बिल्कुल नीचे हो जाता है तो मंदी आ जाता है। जैसे अभी हम कोविड काल के समय में कह रहे थे ना कि वैश्विक मंदी आने वाला है। क्यों कह रहे थे, क्योंकि खास करके जो विकसित देश हैं उन विकसित देशों में क्या किया जाता है, क्योंकि जो विकसित देश हैं अर्थात जो पूंजीवादी देश हैं, पूंजीवादी देश जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो पहले देखते हैं कि हम वस्तुओं की मांग कितनी है और मांग के अनुरूप वो उत्पादन करते हैं। तो कोविड काल में मांग बहुत कम वस्तुओं की थी तो उत्पादन भी बहुत कम वस्तुओं का हुआ, तो मांग भी नीचे चला गया और पूर्ति भी नीचे चला गया। इसीलिए लोग कह रहे थे कि वैश्विक मंदी आने वाली, लेकिन ऐसा कुछ थैंकफुली देखने को नहीं मिला, या मिला भी तो उस चीज को उतना ठीक तरीके से, मतलब उसके उतने गंभीर परिणाम देखने को नहीं मिले। सारे देश लगभग लगभग ठीक तरीके से अपनी गति में पहुंच चुके हैं। तो गतिहीन अर्थव्यवस्था मतलब क्या होगा, जहां पे मांग और पूर्ति दोनों कम है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में जब मंदी की स्थिति विद्यमान है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उस अर्थव्यवस्था की मांग और उस अर्थव्यवस्था की पूर्ति दोनों में वृद्धि करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब दोनों में वृद्धि करने की जरूरत पड़ेगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात सरकार को अधिक व्यय करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, कर को कम करना पड़ेगा। कर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आप टैक्स कम लेंगे, कर कम लेंगे, तभी लोगों की निवेश क्षमता बढ़ेगी, और जब निवेश क्षमता बढ़ेगी तभी उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, अर्थात उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। अथवा आप कह सकते हैं कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करके। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या होता है भैया, कि अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति की मांग व पूर्ति की स्थिति को सुधारने के लिए अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति है, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति है उसे क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, जिससे सभी के पास पैसा चले, सभी के पास पैसा जाए, और जब सभी की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ाएंगे, मांग बढ़ाएंगे तो पूर्ति भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था क्या होगी, अपने मतलब अर्थव्यवस्था जो होगी वो विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि राजकीय ऋण का विस्तार उत्पन्न कर सकता है, राजकीय ऋण का विस्तार क्या उत्पन्न कर सकता है। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, बेहतरीन सा, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आपके साथ हमेशा बना रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। तो राजकीय ऋण का विस्तार उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो देखिए भैया, जब सरकार ऋण ज्यादा लेगी, अब जैसे फिर यहाँ पे भी क्या है कि एक कहानी है, कहानी नहीं है, थियरी है। दो ग्रुप हुए अर्थशास्त्री के, ग्रुप नंबर ए में जिसमें रिकार्डो साहब आते हैं, जिसमें रिकार्डो साहब आते हैं, जिसमें जेएस मिल साहब आते हैं, जिसमें कौन आता है, जेएस मिल साहब आते हैं, जिसमें एडम स्मिथ साहब आते हैं, ठीक है, एडम एडम स्मिथ साहब आते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि खूब ऋण लीजिए। जब ये लोग कहते हैं कि आप ऋण लीजिए और ऋण लेकर के अर्थव्यवस्था में निवेश करिए, जिससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरा जो तबका होता है, जो दूसरा अर्थशास्त्रियों का ग्रुप होता है, उसमें कौन आता है, इसमें इसमें जो आते हैं वो लर्नर साहब आते हैं। इसमें क्या आते हैं, लर्नर साहब आते हैं, इसमें हर्समैन साहब आते हैं। इन लोगों का ये कहना होता है कि नहीं भैया, आप ऋण मत लीजिए, अगर जो आप ऋण लेंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के ऊपर आप क्या करेंगे, बोझ डालेंगे, और भविष्य में जब पीढ़ी आएगी तो आपके ऋण को चुकाएगी। जैसे कि सारे गवर्नमेंट ऋण लेते हैं, अभी शायद मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि 50 वर्षों के लिए उन्होंने ऋण लिया है, अर्थात दीर्घकाल के लिए लिया है।
वो केवल मोदी जी ही नहीं लिए हैं, हर प्रधानमंत्री लगभग लगभग ले ही लेता है। तो अब 50 साल बाद मोदी जी रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे वो बात अलग की है। जो 50 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री होगा वो शायद 50,000 करोड़ रुपए उसको चुकाना पड़ेगा। तो सोचिए उस पे अगर जो 2-4% का ही ब्याज लगे तो कितना पैसा भारत सरकार को नुकसान होगा। तो ये बात कहते हैं लोग, ये लोग लर्नर साहब और हर्षमैन साहब। तो राजकीय ऋण का जब विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है कि तब तो आप पैसा पूरा का पूरा ऋण में दे देंगे, ठीक है। ब्याज दरों में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, और विनियोग में भी क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि किन्सियन प्रणाली में द्रव्य रूपी मजदूरी दर में गिरावट के परिणाम स्वरूप क्या होता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं बार बार ये प्रश्न पूछा गया। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं, और अलग अलग बैच में इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। वहां पे लाइव क्लास होती है दिन में, ईच एंड एवरी डे क्लास होती है। लाइव क्लास दिन में होती है, इनकेस लाइव नहीं जुड़ पाएंगे तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी, ताकि आप अपने समय के अनुसार कभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको वहां पे नोट्स दिया जा रहा है, ताकि नोट्स के माध्यम से आप अपना रिवीजन करते रहिए। 40 मिनट से 60 मिनट रोज नोट्स पढ़ने की आदत डालिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वैसे ही 40 मिनट से 60 मिनट रोज रोज आपको नोट्स पढ़ना है। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देख पाइए कि आखिरकार भैया कहाँ पे गलती हो रही है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गलती हो रही है, क्या मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत गलती हो रही है, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत गलती हो रही है। जहां पे भी गलती हो रही है उस गलतियों को संभालिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। मतलब गलतियों को संभालने का मतलब ये है कि उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है, इट मींस एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आगामी कोई भी परीक्षा आती है तो जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं होने वाली है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपना फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, चलिए क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे हैं ब्याज दर में वृद्धि होगा। और कोई भाई कुछ लोग सी, कुछ लोग बी, कुछ लोग डी। क्या होगा, बहुत सारी विविधता देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कीमत स्तर गिरेगा, ज्यादा सही लग रहा है। अच्छा भाई थोड़ा सा और विचार कर लीजिए, थोड़ा सा और विचार कर लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, बी के अलावा कोई नहीं है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कीमत स्तर में कमी आ जाएगी, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो किन्सियन प्रणाली में द्रव्य रूपी मजदूरी दर में अगर जो गिरावट आएगी तो जाहिर सी बात है कि जब मजदूरों के पास पैसा कम होगा। अब जो लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये वाले पीगू को याद मत करिए, ये तो पीगू ने बोला था, ठीक है। रोजगार में वृद्धि की बात तो पीगू ने कहा था ना, पीगू ने कहा था ना कि रोजगार में वृद्धि करना है तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती करिए। लेकिन किन्स साहब ने क्या कहा, कोई किसी को दिक्कत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो किन्स साहब ने क्या कहा कि अगर जो मजदूरी दर में गिरावट आएगी तो जाहिर सी बात है कि जो प्रभावी मांग होगा उसमें कमी देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। तो जब मांग गिर जाएगी, प्रभावी मांग की बात करते हैं ना, जहां पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रभावी मांग में जब कमी आएगी अर्थात मांग गिरेगा तो पूर्ति में भी कमी आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कीमत स्तर जाहिर सी बात है कि गिर जाएगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। निवेदन है सभी लोगों से कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, एक बार जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है।
क्या उत्तर होगा? और देखिए, जिंदगी में कोई दूसरा चांस नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में मेहनत करना पड़ेगा। जितना जल्दी, जितना ज्यादा मेहनत कर लेंगे, उतना ही आगे आने वाली जिंदगी बेहतर होगी। नहीं तो जितनी ही लापरवाही करेंगे, उतनी ही आगे आने वाली जो जिंदगी होगी वो मुश्किल में हो सकती है। ठीक है, और मेहनत तो आपको हर हाल में करना होगा। बहुत सारे लोग 4 घंटा पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन 12 घंटे जा करके कहीं पे काम करते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं और 12 घंटे काम करते हैं, और सैलरी उनको मिलती है 10,000 रुपए। तो भैया 12 घंटे जब दूसरे के लिए आप खड़े रह सकते हैं, तो 12 घंटे में से हम कह रहे हैं कि आप 6 घंटे अपने लिए रूम पे बैठ के 6 महीने साल भर पढ़ नहीं सकते हैं क्या? अपने लिए पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? तो फिर पढ़ते क्यों नहीं भाई? एक बार नौकरी मिल गई, 60-70 हज़ार रुपए स्टार्टिंग सैलरी है, पूरी जिंदगी भर सैलरी आनी है, कोई दिक्कत नहीं है। समाज में आपका प्रतिष्ठा भी है, ज्ञान भी है, समाज में आप अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित के बीच संबंध दर्शाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? और एक बात तो कहना हमेशा छोड़ दीजिए कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखा जाएगा। होगा ही होगा भाई, क्यों नहीं होगा? जिस खेल के आप खिलाड़ी हैं, उस खेल को आप ही को खेलना है ना? बशर्ते इस खेल में पारंगत बनिए, इस खेल में डेडिकेशन दिखाइए, इस खेल में पूरा समय दीजिए, बनेंगे आप अच्छे खिलाड़ी। और जब आप अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे इस खेल के, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है ना? बीच बीच में थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होंगे, थोड़े परेशान भी होंगे कि यार क्या चल रहा है जिंदगी में, सब कुछ किनारे रखिए, जिंदगी चलता रहेगा, जिंदगी रुकने वाली नहीं है। बचपन से लेकर के आज तक जिंदगी चलती हुई आई है ना, तो जिंदगी चलता रहेगा, वो बस दिमाग में बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा जिंदगी में। ठीक है, तो जिंदगी को चलने दीजिए और अपना काम भी चलने दीजिए, आपको सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को बताता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध बताता है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं भाई, सभी लोग यही बोल रहे होंगे ना कि सर जी देखिए, वास्तविक मजदूरी दर तथा अर्थव्यवस्था में श्रम बल बेरोजगारी का प्रतिशत। ठीक है, मजदूरी वृद्धि प्रतिशत तथा आय में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत परिवर्तन का प्रतिशत एवं मांगों में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, हालांकि ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिलिप्स वक्र बेसिकली क्या बताता है? फिलिप्स वक्र यही तो बताता है ना कि मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी में संबंध को बताता है ना फिलिप्स वक्र। तो यहाँ पे वही दिया है, बस दूसरे शब्द में दिया है कि मजदूरी वृद्धि दर का प्रतिशत एवं अर्थव्यवस्था में श्रम बल की बेरोजगारी का प्रतिशत। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। कैसा संबंध बताता है? कैसा संबंध बताता है? इन दोनों में विपरीत संबंध बताता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, असंशोधित गाडगिल फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। असंशोधित गाडगिल फार्मूले का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में आया था ये आया था दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में। ये किस पंचवर्षीय योजना में आया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो गाडगिल फार्मूला था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था, और ये राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के संदर्भ में आया था। अर्थात राज्य सरकार अगर जो कोई योजना बना रही है, राज्य सरकार अगर जो कोई योजना बना रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार क्या करता है? केंद्र सरकार क्या करता है?
इन्हें सहायता देता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार इट मीन्स क्या क्या कि जो पार्टी केंद्र में है, अगर जो वही पार्टी राज्य में है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मध्य अच्छा समन्वय स्थापित होगा और केंद्र सरकार क्या करेगी कि राज्य सरकार को बढ़िया पैसा देगी। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं। इजी सी बात है, राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के नियतन के लिए या नियमन के लिए, नियमन होना चाहिए, नियमन के लिए। ठीक है, तो राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के नियमन के लिए, तो ये अशोधित गाडगिल फार्मूला जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की जा रही शुरुआत की गई थी। और दोस्तों आप सभी लोग को पता ही है कि जो राज्य सरकार होता है ना, वो केंद्र सरकार से समय समय पे सहायता मांगता है। जैसे बिहार से अगर जो आप होंगे तो जानते होंगे कि बिहार में कोसी नदी है और कोसी नदी में बाढ़ आता ही आता है हर साल। तो किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार कहती है कि किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार कुछ पैसा दे दे तो हम किसानों को वितरित कर दें। ऐसे ही आप देखते हैं गुजरात में अगर जो कोई साइक्लोन आता है, ठीक है, साथ ही साथ अगर जो केरल में कोई साइक्लोन आता है, पश्चिम बंगाल में कोई साइक्लोन आता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो केंद्र सरकार क्या होता है, आगे बढ़ करके उनको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इजी सी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि देश के सभी कारकों के अर्जन का कुल योग, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न कि किन्सियन अर्थशास्त्र में एक निश्चित कुल निवेश व्यय पर बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने का परिणाम क्या है? जैसे कि बचत प्रवृत्ति में वृद्धि, किन साहब क्या बोलते हैं भाई? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो थे एडम स्मिथ। किन्स साहब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। बहुत सारे लोग को लगता है ये प्रतिष्ठित है क्या? ये प्रतिष्ठित नहीं है भाई, ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बहुत आलोचना किए हैं और जो कि कई जगहों पे सही भी है। ये जो बात कहे हैं इनके बात में काफी दम है, इसीलिए इकोनॉमिक्स में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या बोला था? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि भैया बचत करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए, बचत करेंगे तभी हमारे पास पूंजी का विस्तृत रूप से निर्माण होगा। जब पैसा ज्यादा आएगा तो भविष्य में अच्छी टेक्नोलॉजी खरीद लेंगे और खूब अच्छे से उत्पादन करेंगे। लेकिन किन साहब कहते हैं कि आप भविष्य की सोच रहे हैं, आपका वर्तमान खराब हो जाएगा। वर्तमान कैसे खराब हो जाएगा कि अगर जो आप वर्तमान में बचत ज्यादा करेंगे तो उत्पादन कैसे करेंगे, और उत्पादन करेंगे तो उत्पादन कम होगा, तो भविष्य के चक्कर में आप अपना वर्तमान खराब कर देंगे। यही किसने बोला था? किन्स ने बोला था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए। लेकिन फिर यहाँ पे अब ये क्या बोलेंगे, वही बात बोल रहे हैं कि बचत प्रवृत्ति में अगर जो वृद्धि होगा तो आय में गिरावट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप बचत ज्यादा करेंगे तो ऐसी स्थिति में पैसा तो आप डंप करके अपने पास रख लेंगे, तो जब बचत ज्यादा करेंगे तो आपकी निवेश जो होगी वो कम हो जाएगी सर, और अगर जो निवेश कम हो जाएगी तो उत्पादन कम हो जाएगा सर, और उत्पादन कम हो जाएगा तो देश की कुल राष्ट्रीय आय में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी और देश पिछड़ जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कार्ब डगलस उत्पादन फलन के मामले में किसी निविष्टि की निर्गत लोच होती है। इनपुट की निर्गत लोच कैसी होती है? चलिए, बेहतरीन सा प्रश्न है सर। एप्लीकेशन में 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही हम लोग कार्ब डगलस उत्पादन फलन को पढ़ने वाले। खूबसूरत सा, बहुत खूबसूरत सी थियरी है ये, बहुत खूबसूरत सी थियरी है। अगर जो एक बार इसको समझ गए तो जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कार्ब डगलस साहब क्या कहते हैं कि उत्पादन में 2 साधन लगे हैं। पहला जो है वो है श्रम, किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसमें 2 लोग लगे हुए, दो साधन लगे हुए हैं। पहला साधन श्रम है जो कितना लगा है, 3/4 भाग,
और दूसरा इन्होंने बताया कि पूंजी, ठीक है, दूसरा क्या बताया था, पूंजी। पूंजी को इन्होंने कितना बताया, पूंजी कहा कि उत्पादन में पूंजी 1/3 लगा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 होगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिस्थापन की लोच होती है वो क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो कार्प डगलस उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या पाया जाता है, निर्गत की जो लोच होती है वो इकाई के बराबर है। क्योंकि कहते हैं कि जो उत्पादन में एक तो श्रम लगा है और श्रम 3/4 लगा है और पूंजी जो है 1/3 लगा है, ठीक है। तो इसी कारण से निर्गत की लोच इकाई के बराबर हो जाती है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे मैनेज करना होगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। थोड़ा सा सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या इतनी कम क्यों होती है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए कितना खूबसूरत सा है कि उपभोक्ता को एक निश्चित आय के खर्च से अधिकतम कुल उपयोगिता सामान्यता तब प्राप्त होती है जब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये उपभोक्ता एक निश्चित आय के खर्च से अधिकतम कुल उपयोगिता सामान्यतः तब प्राप्त होगी जब, जैसे मान लीजिए आप क्या है, आप एक उपभोक्ता है, आप और हम सभी लोग जितने लोग भी पृथ्वी पे हैं मतलब मनुष्य हैं, ये एक उपभोक्ता है क्योंकि उपभोग की वस्तुएं खरीदते हैं। तो हर व्यक्ति के पास एक निश्चित इनकम है। मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो 5,000 रुपए की है, अगर जो बेरोजगार है तो, ठीक है, घर से पैसा मिल रहा है तो 5,000 रुपए पर महीने मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम कब होगी, ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर आ रहा है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रतिस्थापन की लोच ही उसमें देनी चाहिए, ठीक है। वो हो सकता है कि प्रश्न गलत दे दिया गया हो, प्रतिस्थापन की लोच ही देनी चाहिए उसे, आगत की प्रतिस्थापन लोच देनी चाहिए, ठीक है, निर्गत नहीं आगत उसे देना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक 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 है, हाँ मिस प्रिंट है शायद वहां पे, ठीक है, आगत की निर्गत लोच होती है, ठीक। तो क्या उत्तर आ रहा है, सभी लोग बी बोल रहे हैं कि सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, अगर जो हमारे पास 5,000 रुपए है तो उस 5,000 रुपए को हम इस तरीके से खर्च करेंगे कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, रहने के लिए एक किराए का रूम ले लेंगे, या नहीं तो अपना है तो कोई बात ही नहीं है। अर्थात आप क्या करेंगे कि इस 5,000 रुपए को आप रोटी, कपड़ा और मकान पे खर्च करेंगे। अब मकान खरीद नहीं लेंगे, रेंट पे रहेंगे, ठीक है। ये मत सोचिए सर जी मकान मकान नहीं खरीद लेंगे, रेंट पे रहेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता की अपनी कीमत के साथ समान अनुपात हो, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक शेयर की संख्या भी बहुत कम है। तो निवेदन है कि वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा। चलिए चलिए बताइए भाई, ठीक है, रोशनी, तनवार जी, दीक्षा सिंह जी, तस्नीम जी, रीता कश्यप जी, नवीन कुमार जी, सदानंद मिश्रा जी, अरविंद प्रसाद जी, रागनी सिंह जी। चलिए सभी लोग बताइए क्या उत्तर आ रहा है, बी सी, बी सी। अब देखिए गलतियां यहां भी होंगी सर, गलतियां यहां भी होंगी, ठीक है, गलतियां यहां भी होंगी। क्यों गलतियां होंगी, क्यों गलतियां होंगी, गलती इसलिए होगी क्योंकि प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा बदल दिया है। क्योंकि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में आप जानते तो हैं कि पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं
जो जो क्या करती हैं, जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है। जैसे कार हो गया और पेट्रोल हो गया। ये कार और पेट्रोल क्या है, पूरक वस्तु है। अगर जो आपके पास कार है पेट्रोल अगर जो आपके पास कार है और पेट्रोल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर जो पेट्रोल है और आपके पास कार नहीं है तो भी यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो कार और पेट्रोल मिलकर के ही आप क्या करेंगे, यात्रा कर सकते हैं। तो इन केस अगर जो कार की कीमत बढ़ जाती है, कार की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि कार की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग कार को कम खरीदेंगे, अर्थात इसकी मांग कम हो जाएगी। तो जब कार खरीदेंगे ही लोग नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जब कार की मांग कम हो रही है तो पेट्रोल की भी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि जब कार खरीदेंगे ही नहीं तो पेट्रोल की मांग क्यों करेंगे, पेट्रोल की मांग करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में इजी सी बात होगी कि ये दूसरी वस्तु की मांग के अधोमुखी खिंचाव परिलक्षित करेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अर्थात अगर जो पूरक वस्तुओं के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे वस्तु की मांग में भी क्या आती है, कमी आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा मैनेज करना होगा। चलिए थोड़ा आराम से धैर्य से, ठीक है। और ये जो आप समय व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पे, वो समय आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो कभी भी माइंड में ये नहीं बनाया जाता है कि 10 मिनट पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। यही वो समय है, यही वो क्लास है और यही वो क्वेश्चन है जहाँ से जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और अगर जो यहाँ पे कंसंट्रेट होके बढ़िया से आप लगे रहे, निरंतर मेहनत करते रहे, ठीक है, तो आपकी आने वाली भविष्य बेहतर निश्चित रूप से हो सकती है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बशर्ते आप पढ़े तो सही, समय दे तो सही। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, बीच में फोन आ गया, ठीक है, फोन आ गया तो क्या करेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यदि किसी वस्तु पर बिक्री कर बढ़ा दिया जाए किंतु उसकी बिक्री होने से होने वाली आय में तेजी से गिरावट आ जाए तो उस वस्तु की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही होगा। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर, सी बोल रहे हैं ना कि उसकी मांग की कीमत लोच क्या होगी, उच्च होगी। इट मीन्स देखिए, यदि किसी वस्तु की बिक्री कर बढ़ा दिया जाए किंतु उसकी बिक्री होने वाली आय में तेजी से गिरावट आ जाए, ठीक है, तो वस्तु की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही होगा, अर्थात उस वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या है, उच्च है। बहुत बार बताया हूं। अगला प्रश्न, अगला, आखिरकार रोज मैं भी तो क्लास लेता ही हूं ना, तो आप नहीं पढ़ सकते हैं क्या। जब मैं रोज क्लास ले सकता हूं तो आप रोज क्यों नहीं पढ़ सकते। और अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर जिंदगी में आने वाले समय में कभी ये ना कहिएगा कि हमारा भाग्य ही खराब है या हमें जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं। जिंदगी में कुछ किसी को मिलता नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। कुछ लोगों को मिल भी जाता है, 2 4 5% लोगों को मिल भी जाता है जिंदगी में, बिना कुछ किए बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन हम लोग उसमें से नहीं हैं, हम लोग उसमें से हैं जहाँ पे मेहनत करेंगे तभी मिलेगा। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, ए बी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। इतनी सारी गलती क्यों हो रही है सर, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपान उपभोक्ता की आय में अनुपातिक परिवर्तन। तो देखिए मांग की आय लोच क्या बताती है कि जब व्यक्ति के आय में परिवर्तन होता है तब उससे मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अर्थात एक तो होती है बस मांग की आय लोच, तो मांग की आय लोच का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण मांग में परिवर्तन होता है
और दूसरा क्या होता है कि मांग की कीमत लोच। तो मांग की जो कीमत लोच होती है उसमें क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसके मांग में परिवर्तन होता है, तो उसे मांग की कीमत लोच बोलते हैं। तो मांग की आय लोच का मतलब क्या होता है कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। अर्थात अगर जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अब वो जब उसकी आय बढ़ गई तो वो ज्यादा वस्तुओं की मांग करेगा। यही मांग की आय लोच बताता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग भी बढ़ती है, अर्थात वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपान उपभोक्ता की आय में अनुपातिक परिवर्तन। वैसे ही दोस्तों की मांग की कीमत लोच क्या होती है कि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अपान वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, समुत्पाद वक्र का ढाल मापता है। आज ही मैंने एप्लीकेशन पे समुत्पाद वक्र को पढ़ाया है। सम उत्पाद वक्र, इतना खूबसूरत सा ये टॉपिक है ना, इतना खूबसूरत सा ये टॉपिक है समुत्पाद वक्र की, पूछिए नहीं। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि उत्पादन के दो साधन लिए जाते हैं। ठीक है, उत्पादन के क्या किए जाते हैं, दो साधन लिए जाते हैं। जैसे आप याद करिए, जो लोग कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे हैं वो लोग याद करिए, हम 2-3 दिन से क्या पढ़ रहे हैं, उत्पादन को पढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा कि उत्पादन क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पादन फलन क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पादन फलन को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, यही तो पढ़ रहे हैं ना। और इसी के आगे जब हम लोग बढ़े थे तो दीर्घकाल के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैमाने का प्रतिफल नियम, और अल्पकाल के अंतर्गत परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को हमने पढ़ा था। तो वही जहाँ पे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को हम लोगों ने पढ़ा था उसी के जस्ट आगे हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था। तो समुत्पाद वक्र का ढाल मापता है। चलिए पहले आप उत्तर बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई, ठीक है, और कोई, और कोई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही तो होता है ना कि उत्पादन के दो साधन लिए जाते हैं। जैसे हमने एक श्रम ले लिया और एक हमने ले लिया पूंजी। तो हम ये देखते हैं, ध्यान से समझिए, जिस तरीके से आप अधिमान वक्रों को पढ़ते हैं तो वहां पे दो वस्तुओं को लेते हैं, वैसे ही समुत्पाद वक्र पढ़ते हैं तो वहां पे दो वस्तुओं के उत्पादन साधनों को लेते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें कि श्रम की 5 इकाई लगाए और पूंजी की 10 इकाई लगाए तो कुल उत्पादन जो है वो 100 इकाई हो रहा है। ठीक है, वैसे ही दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि श्रम की जो है, अब हमने क्या कर दिया, 7 इकाई ले लिया और पूंजी की हमने 8 इकाई ले लिया। तो ऐसी स्थिति में भी कुल उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, कुल उत्पादन कितना हो रहा है, 100 का ही हो रहा है। अर्थात श्रम को बढ़ाया जा रहा है और पूंजी को घटाई जा रही है। फिर हम आपसे कहें कि फिर से श्रम की अगर जो हम क्या कर ले रहे हैं, 10 यूनिट ले रहे हैं और पूंजी की हम 5 यूनिट ले रहे हैं तो भी कुल उत्पादन क्या हो रहा है, 100 ही हो रहा है। तो जो आप अधिमान वक्र पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग दो वस्तुओं की बात करते हैं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की बात करते हैं। वैसे ही जब समुत्पाद वक्र हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे उत्पादन के दो साधनों की बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सीमांत उत्पादों के अनुपात की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्पादन की जो दशा होती है वो हर स्थिति में समान ही होती है अगर जो पूंजी या श्रम या उत्पादन के किसी दो साधनों को लिया जाता है। ठीक है, तो इसे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अगर जो गहराई से आप पढ़े होंगे ना दोस्तों तो आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन अगर जो गहराई से नहीं पढ़े होंगे ना तो फिर चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी क्लास लाइव होती है उसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है। तो इन केस अगर जो लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हैं
तो जाके रिकॉर्डेड क्लास भी देख लीजिए, क्रम से सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से, चाहे झारखंड से, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे बिहार से, सारे राज्यों के लिए अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप कंप्लीट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, इवैल्यूएशन करिए, गलती कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे भी गलती हो रही है उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। करंट की भी क्लासेस आपको मिलती है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलते हैं और साथ ही साथ लाइफ टाइम की वैलिडिटी भी आपको मिलती है। इट मींस एक बार एडमिशन लेते हैं तो आगामी कोई भी परीक्षा आती है, कोई भी फॉर्म आता है, तो जब भी आप के लिए नया बैच प्रारंभ किया जाएगा वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से कोई भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली आपको अपनी एडमिशन लेने के लिए नीचे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी। फीस जो है केवल और केवल 2000 रुपये है। आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर लीजिए। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग किलोज क्या होती है, इकाई से कम होती है। बिल्कुल ठीक है। एंजिल साहब जर्मन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक लोगों के समूह को लिया और उन्होंने ये देखा कि जब इन लोगों की आय में वृद्धि हो रही है ना, तो इनका व्यय जो है वो 3 स्तरों में बटा हुआ है। पहला जो है खाद्यान्न पे, जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उससे कम अनुपात पे खाद्यान्न पे व्यय हो रहा है, अर्थात भोजन पे होने वाला व्यय कम है। आय बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन उसके अनुपात में भोजन पे होने वाला व्यय कम है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो मकान है और जो कपड़ा है, मकान और कपड़ा पर होने वाला व्यय जो है वो स्थिर है, अर्थात जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उसी अनुपात में मकान और कपड़ा पे व्यय हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मनोरंजन मनोरंजन और शिक्षा, मनोरंजन और शिक्षा, तो मनोरंजन और शिक्षा पे होने वाला व्यय आय में हुई वृद्धि से ज्यादा है। मतलब जिस अनुपात में आय बढ़ रहा है उससे ज्यादा अनुपात में क्या हो रहा है, मनोरंजन और शिक्षा पे क्या हो रही है, खर्च हो रही है। ठीक है। तो जितने लोग भी, ये दूसरे वाला जो कंडीशन है इसके लिए इकाई के बराबर होगा और मनोरंजन और शिक्षा के लिए इकाई से अधिक होगा। और यहाँ पे खाद्य पदार्थों की बात कर रहा है अर्थात भोजन की बात कर रहा है तो इकाई से कम होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अगला, आधुनिक अर्थशास्त्रियों की पुस्तक में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग हुआ है उसे लोकप्रिय किसने बनाया? चलिए सर क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? आधुनिक अर्थशास्त्र की पुस्तक में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग हुआ है, मांग वक्र के रूप में कैसा प्रयोग हुआ है भाई बताइए? मांग वक्र कैसे बनता है? कमेंट करके बताइए भाई, मांग वक्र कैसे बनता है, कमेंट करके बताइए। यहाँ होती है प्राइस, अर्थात ये होती है वस्तु की कीमत और नीचे होती है वस्तु की मात्रा। ठीक है। तो अगर जो वस्तु की कीमत ज्यादा है तो वस्तु की मांग कम होती है। ठीक है। कीमत अगर जो 10 रुपया है तो मान लीजिए कि किसी एक वस्तु की मांग हो रही है, वही कीमत अब कम हो जा रही है, 10 की जगह पे 8 हो जा रही है, तो हो सकता है कि उस वस्तु की मांगी गई मात्रा 2 हो जाए। वस्तु की कीमत और कम हो जाती है, 8 की जगह पे 5 हो जाती है, तो हो सकता है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा 3 हो जाए। हो सकता है कि कीमत और कम हो जाए, कीमत 2 रुपया हो जाए, तो वस्तु की मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। किसने बोला सर? किसने बोला सर? किसने बोला सर? ठीक है। तो यही तो मांग वक्र होता है ना सर, कि जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो उपभोग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अर्थात जब वस्तुओं की कीमत, जब वस्तु की कीमत क्या होती है, कम होती है, तो मांगी गई मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। और ये किसने बताया? मार्शल ने बताया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट निगेटिव स्लोप, बिल्कुल ठीक है। अगला, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म, परस्पर निर्भरता का क्या अर्थ होता है भाई? परस्पर निर्भरता का अर्थ होता है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, परस्पर निर्भरता का अर्थ है। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जरूर। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? परस्पर निर्भरता का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं क्या? बी बोल रहे हैं, परस्पर निर्भरता किन किन बाजार स्थिति में पाया जाता है? कमेंट करके बताइए, किन किन बाजार स्थिति में परस्पर निर्भरता देखने को मिलती है? कमेंट करके बता दीजिए सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऊपर दाईं तरफ से नीचे बाईं तरफ गिरता हुआ होता है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला प्रश्न, गिफिन वस्तुओं के लिए, गिफिन वस्तुओं के लिए, गिफिन वस्तुओं के लिए ये होता है ना? और सामान्य रूप से ये होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए क्या होता है? नीचे की तरफ, ये क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ उठता हुआ दाईं की तरफ जाता है, और सामान्य रूप से दाईं तरफ अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ आता है, दाईं से बाईं तरफ आता है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं कि मूल्य निर्धारण, अपनी मूल्य नीति निर्धारण करते समय अपने प्रतिद्वंदियों की प्रतिक्रिया का ध्यान रखती है, यही परस्पर निर्भरता पाया जाता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत इसे देखने को मिलता है, और साथ ही साथ अल्पाधिकार के अंतर्गत और द्याधिकार के अंतर्गत परस्पर निर्भरता देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने कहा कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है? किस अर्थशास्त्री ने कहा कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है? ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, किसने बोला सर? बताइए कमेंट करके। बिल्कुल ठीक है। और एक दिन मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का एक टेस्ट लेने के लिए एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कास्ट एक टेस्ट में लेना चाहूँगा एप्लीकेशन पे, क्योंकि टेस्ट होना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि टेस्ट के लिए, भाई टेस्ट देंगे इतने सारे लोग देंगे, 500 1000 लोग टेस्ट जब देंगे, तो उसमें जो विनर होता है उसके लिए कुछ पुरस्कार भी तो होना चाहिए। लेकिन अभी तक जितना भी टेस्ट हुआ और जो भी विनर रहे, ठीक है, जब विनिंग प्राइस लेने की बात होती है तो क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं अभी तक, जितने भी नंबर 1 पे आए थे, किसी ने भी विनिंग प्राइस हमसे लिया नहीं। ठीक है, मैं कन्विंस करता रह गया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। फिर एक दिन मैं सोच रहा था कि एक टेस्ट लिया जाए, और इसमें जो नंबर 1 पे आएगा, जिसका पहला स्थान होगा, उसको फ्री ऑफ कास्ट बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो फिर हमें ये नहीं समझ में आया, फिर मैंने एक चीज़ और सोच ली कि भैया अगर जो फ्री ऑफ कास्ट में कर रहा हूँ, तो ये बात तो सत्य है कि जो ऊपर से 4-5 नाम आएगा या पहला नंबर आएगा, वो हमारे साथ ऑलरेडी एप्लीकेशन पे पढ़ रहा है, तो फिर उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो मैं एक दुविधा में फंसा हुआ। अगर जब इसका कोई जैसे ही अच्छा वो क्या बोलते हैं कि सलूशन निकल के आता है, एक टेस्ट पक्का आप लोगों को दूंगा। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तरलता अच्छा, ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, तरलता अधिमान सिद्धांत किसने बोला? किन्स ने बोला। ठीक है, किन्स साहब ने ये कहा कि केवल और केवल मौद्रिक चरों के माध्यम से ब्याज दर का निर्धारण होता है, जबकि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो कहे थे कि
वास्तविक कारकों की वजह से ब्याज दर निर्धारित होता है। और जो 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो कहते हैं कि वास्तविक और मौद्रिक दोनों कारकों की वजह से ब्याज दर निर्धारित होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, लगान किसी साधन के स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। ये विचार किसने दिया? बिल्कुल ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि ईच एंड एवरी डे 7 बजे से आपकी क्लास होती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये स्टेटमेंट किसका है? स्टेटमेंट किसका है सर? स्टेटमेंट ये किसका है कि लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय है। ये तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का स्टेटमेंट है ना सर? ये किसका स्टेटमेंट है? ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का स्टेटमेंट है। और देखिए रिकार्डो का यहाँ पे दिया गया है, लेकिन रिकार्डो साहब ने क्या कहा था कि लगान जो होता है वो भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले मिलने वाला प्रतिफल होता है। लेकिन रॉबिन्सन ने बोला कि लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय होती है। ठीक है, उपभोग पर रैटचेट प्रभाव के प्रेक्षक हैं। रैटचेट प्रभाव जिसे क्या बोलते हैं सर? रैटचेट प्रभाव को प्रदर्शन प्रभाव भी बोला जाता है, प्रदर्शन प्रभाव। ठीक है, ये किसने दिया? ये दिया दोस्तों ड्यूजनबरी साहब ने। ड्यूजनबरी साहब ये कहे, दो तीन लाइन में बताऊंगा, ड्यूजनबरी पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेंगे। ठीक है, 3 लाइन। पहली लाइन में ड्यूजनबरी साहब ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है उसका, एक जो व्यक्ति होता है ना, वो उपभोग अपने से उच्च वर्गों को अनुकरण करते हुए करता है। अर्थात एक व्यक्ति अपने से अमीर व्यक्ति को देखता है और उस अमीर व्यक्ति की लाइफस्टाइल को फॉलो करने के चक्कर में अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय कर देता है। और जब आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है तो उसकी बचत क्षमता कम हो जाती है। जब बचत कम हो जाता है तो निवेश कम हो जाता है, और जब निवेश कम हो जाता है तो उत्पादन का स्तर कम हो जाता है, उत्पादन का स्तर कम हो जाता है तो आय कम हो जाता है। अर्थात एक व्यक्ति की आय कम होती है और वो अपने से उच्च वर्ग के लोगों की लाइफस्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है। अर्थात उसकी, एक व्यक्ति की इनकम 5,000 रुपये पर महीने है, एक व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपये पर महीने है। 50,000 रुपये वाला कार में चल रहा है तो 5,000 वाला भी चाहेगा कि हम कार खरीदेंगे, चाहे कुछ हो जाए कार खरीदेंगे। तो ये जो कार वाला होता है, ये 5,000 वाला है ना, ये धीरे धीरे इकट्ठा करके 5 साल में 4-5 लाख रुपया इकट्ठा करके और कैसे भी करके कार खरीद लेता है। लेकिन अगर जो ये गरीब व्यक्ति 4-5 लाख रुपया कहीं निवेश करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसकी आय का स्तर बढ़ जाता है। तो एक तो इसकी आय कम होती है, तो ऐसी स्थिति में जब आय कम होती है तो बचत कम होती है। लेकिन बचत कम होने क्यों कम होती है? क्योंकि उपभोग ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में आय कम रहता है। अर्थात ये गरीबी के दुष्चक्र में ऐसे ही फंसा रहता है। फिर दूसरी लाइन में ये बोलते हैं कि देखिए, जब लोगों की आय बढ़ती है ना तो लोग उसी अनुपात में अपने व्यय को भी बढ़ा देते हैं। जैसे अभी आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिलने लगेगी ना, तो 1 लाख रुपए महीने में कैसे खर्च करना है इसकी पूरी व्यवस्था आप कर लेंगे। कार खरीद लेंगे, एसी खरीद लेंगे, बड़ी सी टेलीविजन खरीद लेंगे, 8-10 ऐसा सब्सक्रिप्शन लेंगे जिसको रिचार्ज करना पड़ेगा। एक मतलब आप 1 लाख रुपए खर्च करने का पूरा प्लान बना लेंगे। लेकिन ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में बताते हैं कि लेकिन जब आय में कमी आती है ना, तो जिस अनुपात में आय में कमी आती है उस अनुपात में उपभोग व्यय में कमी नहीं आ पाती है। ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, जैसे कि कोविड काल में आपने देखा कि लाखों लोग ऐसे थे जिनके महीने की सैलरी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए थी, लेकिन कोविड के समय में वो बेरोजगार हो गए। तो भैया जब एक बार उन्हें कार में चलने की आदत लग गई, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलने की आदत लग गई, एयर कंडीशन में बैठने की आदत लग गई, तो अब वो फिर से नॉर्मल जिंदगी एक पंखे के नीचे नहीं बिता पाएंगे। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए जब पहले कंडीशन में
इनकी आय थी तो ये क्या कर रहे थे, इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। जब इनकी आय 0 हो रही है तो भी ये करेंगे क्यों, कर्जा लेकर के ही करना पड़े, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण एक फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है, वो कौन सा है? ठीक है, और टेस्ट तो देखिए सभी लोग देते रहिए। आप जब टेस्ट देते हैं ना तभी आपको तभी आपको ये बात समझ में आता है कि कैसी तैयारी चल रही है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। जहाँ पे भी गलतियां हो रही है उस गलतियों को आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भैया? डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं स्वतंत्र प्रवेश, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। देखिए, एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण एक फर्म का लाभ दीर्घ काल में शून्य हो जाता है, क्यों? क्योंकि फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है। अगर जो कोई एकाधिकारी कार्य कर रहा है और उसे बहुत सारा लाभ मिल रहा है, तो जब उसे बहुत सारा लाभ मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब अन्य लोग देखेंगे तो उसी के जैसा कार्य करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसी के जैसा कार्य शुरू कर देंगे तो फिर वो एकाधिकार की जो स्थिति होगी वो खत्म हो जाएगी, वो द्वयाधिकार या अल्पाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान हो जाएगी। अगला, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जीएनपी और जीडीपी में अंतर होता है। एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया है, जो लोग भी डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी। तो देखिए, जो जीडीपी होता है ना वो क्या होता है, अब भारत का नक्शा हम बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे, बहुत साल हो गया बनाए हुए, लेकिन फिर भी जो मैं कहना चाहता हूँ उस चीज को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये रहा भारत का नक्शा, है ना। तो देखिए, जीडीपी का मतलब ये रहा कि ये भारत की भौगोलिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, अर्थात किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत समस्त वस्तु व सेवा के कुल मौद्रिक, ठीक है, ठीक है। तो जीडीपी का मतलब ये होता है कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उस देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की जीडीपी बोलते हैं। अर्थात देश के सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनके मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की जीडीपी बोलेंगे। लेकिन ये जो जीएनपी होता है ना, इसमें जो भारतीय विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनके भी मौद्रिक मूल्य को लिया जा रहा है। अर्थात कोई भारतीय विदेशों में क्या कर रहा है कि वस्तु या सेवा दे रहा है, तो विदेशों से अर्जित आय को भी जीएनपी में शामिल किया जाता है, लेकिन जीडीपी में नहीं शामिल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, विदेशों से युद्ध साधन आय नहीं होगा, ये शुद्ध साधन आय होगा। विदेशों से युद्ध साधन आय नहीं होगा, शुद्ध साधन आय होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा, जीडीपी इट मींस कि देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। और जीएनपी जो होता है इसमें जो भारतीय विदेशों में कार्य कर रहे हैं उनसे भी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल कर लिया जाता है। तो जितने लोग भी विदेशों से युद्ध साधन आय की बात कर रहे हैं वो ठीक तो है, लेकिन युद्ध नहीं है, ये शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध साधन आय। ठीक है, अगला, नवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था भाई? नवीं पंचवर्षीय योजना, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। और यूपी टीजीटी पीजीटी और बिहार टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ में झारखंड के लिए जेट की जो परीक्षा हो रही है और मध्य प्रदेश में सेट की जो परीक्षा होने वाली है, सबके लिए बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जो लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे एडमिशन लेना चाहते हैं, अर्थात कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ यथाशीघ्र जुड़ सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
फॉर मोर डिटेल के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा सर, सी बोल रहे हैं क्या सर? सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सी वाले कितने हैं? सब हैं। कब से कब तक? 2002 से 2097 से 2002 तक, ठीक है। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये थी दोस्तों आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, ये विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, अर्थात एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो ऐसी स्थिति में देशों का विकास होगा। अर्थात भारत अगर जो विश्व के अन्य देशों से व्यापार करेगा तभी भारत का विकास होगा। ये किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया था? चलिए बताइए भैया। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? हैबरलर साहब बोले थे क्या? और किसने बोला था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं रहा? ये बात तो ठीक है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, ये हैबरलर साहब ने बोला था, एब्सोल्युटली ठीक है। जैकब वाइनर साहब ने कहा था, जैकब वाइनर ने बोला था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं रहा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान, इजी सी बात है, बहुत बार बताया कि भारत में निर्धनता का अनुमान क्या किया जाता है कि कैलोरी खुराक के आधार सॉरी कैलोरी खुराक के आधार पर लगाया जाता है। अगर जो आप शहर में हैं और जो भी खाद्यान्न आप प्राप्त कर रहे हैं, जो भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अगर जो उससे आपको 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल जा रही है तो आप गरीब नहीं हैं। और अगर जो आप ग्रामीण इलाके में हैं और ग्रामीण इलाके में आपको भोजन से 2400 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो आप गरीब नहीं हैं, ठीक है। तो इट मीन्स की खुराक में कैलोरी के आधार पे। अगला, स्थिर लागतें वे लागतें होती है, आज ही एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाया कि स्थिर लागत क्या होती है और परिवर्तनशील लागत क्या होती है। ये दोनों बातें मैंने आज आपको बताई कि स्थिर लागत क्या होता है और परिवर्तनशील लागत क्या होता है, ठीक है। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है। आज ही मैंने बताया कि कुल उत्पादन जो होता है उसमें स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को शामिल किया जाता है। और लागत क्या होता है कि कोई आसान भाषा में कहें तो कोई एक फर्म है और जब फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है तो उस वस्तु के उत्पादन करने में जो फर्म व्यय कर रही है वही व्यय उस फर्म की उत्पादन लागत होती है। और उत्पादन लागत में स्थिर लागत भी आता है और परिवर्तनशील लागत भी आता है। तो उत्पादन में परिवर्तन दर से असंबंधित होता है, ठीक है। आज बहुत ही सविस्तार से ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया है। तो भैया जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं जा करके इस क्लास को जरूर देखिएगा। ये 42 नंबर की क्लास है, ठीक है। अभी तक जो नया बैच शुरू हुआ है उसमें 42 क्लास हुआ है, तो ये 42 नंबर की क्लास है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, ठीक है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्थात स्थिर लागतें जो होती है ना दोस्तों, ये ऐसी लागतें होती हैं जिसका उत्पादन में वृद्धि से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हम आपसे कहें कि आप एक चाय की दुकान लगाना चाहते हैं तो भैया उसके लिए आपको सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, ठीक है, गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। लेकिन गैस सिलेंडर खरीद लेने से अभी आप चाय नहीं बना पा रहे हैं, आपको एक दुकान खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अब गैस सिलेंडर और दुकान हो गया तो भी आप चाय नहीं अभी बना पा रहे, ठीक है। फिर आपको क्या लाना पड़ेगा? गैस चूल्हा लाना पड़ेगा, चीनी लाना पड़ेगा, चाय पत्ती लाना पड़ेगा, इसके बाद में उत्पादन होगा। तो ऐसी स्थिति में जो आप गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं, जो आप दुकान खरीद रहे हैं, जो आप क्या खरीद रहे हैं कि जो आप गैस चूल्हा खरीद रहे हैं, ये सब के सब स्थिर लागत के अंतर्गत आएंगे। और परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत क्या आएंगे कि भैया
चाय आपकी बिकने लगी, पहले 100 कप बनाते थे, अब 5,000 कप बनाने लगे, तो आप चीनी और चाय पत्ती की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील लागत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जितना ही क्या होता है, लागतों में जैसे जैसे वृद्धि देखने को मिलती है, वैसे वैसे जो औसत लागत होती है उसमें कमी आती है, और कभी भी स्थिर लागत, सॉरी, जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होता है, परिवर्तनशील लागतें बढ़ती चली जाती हैं, स्थिर लागतें कम होती चली जाती हैं, और कभी भी स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है। ये सारी चीजें आज मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न कि किसी देश का भुगतान संतुलन का लेखा जोखा दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है, अरविंद प्रसाद जी। सर जेट का क्लास चल रहा है। अरे भाई, मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊं कि सारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, सारी क्लासेस चल रही हैं। और एक बात आपको ध्यान से समझना चाहिए, जैसे जो छात्र होते हैं ना, उनका अक्सर ये प्रश्न होता है कि सर इस एग्जाम की क्लास हो रही है कि इस एग्जाम की क्लास हो रही है, यूपी की हो रही है कि बिहार की हो रही है कि झारखंड की हो रही है। भैया देखिए, हालांकि हमारे पास बैच सारे अलग अलग हैं, लेकिन जो सिलेबस है ना, उसके खेल को आप समझिए। कहीं पे, जैसे मान लीजिए, अगर जो हम आसान सी बात करें, तो कहीं पे क्या कर दिया गया है कि किसी सिलेबस में दे दिया गया है कि मांग की लोच की अवधारणा बताना है। किसी दूसरे राज्य के सिलेबस में दे दिया गया है कि मांग से संबंधित तथ्य। किसी दूसरे राज्य में दे दिया गया है कि मांग किसे कहते हैं। मतलब भाई, पढ़ेंगे तो मांग को, जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मांग क्या होता है, मांग की लोच क्या होती है, मांग कितने प्रकार के होते हैं, मांग का विस्तार क्या होता है, मांग का संकुचन क्या होता है, मांग में वृद्धि क्या होता है, मांग में कमी हो क्या होता है। अरे भाई, सब टॉपिक तो यही पढ़ने हैं, कुछ अलग थोड़ी है। बस आपके सिलेबस में अलग अलग शब्द लिख दिया गया है, और उस अलग शब्द की वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो भाई इतना तो होशियार हो जाइए, ठीक है, इतना होशियार हो जाइए कि भैया, अगर जो मांग पढ़ना है तो हर जगह मांग पढ़ना है। हाँ, ये बात भी सही है कि कहीं कहीं पे कुछ चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, कहीं पे कुछ कम पूछी जाती हैं। जैसे जितनी भारतीय अर्थव्यवस्था बिहार में पूछी जाती है, उतनी भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ भी पूछा जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना बिहार में पूछा जाता है। लेकिन बिहार में भी तो अब देखिए ना दोस्तों, कि जो अभी एग्जाम हुआ था, उसका जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो काफी ठीक ठाक था। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार में भी इस बार जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी ना दोस्तों, वो जो यूपी टीजीटी पीजीटी में जो परीक्षा का लेवल होता है ना, इसी लेवल के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब क्या कर रहा है बीपीएससी जो है, वो जो अभी वर्तमान समय में जो परीक्षा हुई है, उसमें आपने देखा कि जो सिलेबस उन्होंने दिया था और जो क्वेश्चन का लेवल उन्होंने दिया था, काफी विविधता देखने को मिली। तो ऐसी स्थिति में बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए भी तैयार रहिए। आपको क्या बोलते हैं कि, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि किसी भी तरीके से आप बिल्कुल तैयार रहिए बिहार में भी, ठीक है। वहाँ पे भी ये मत सोचिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को रट्टा मार लेंगे और समष्टि व्यष्टि को थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सी जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। असंतुलित विकास की बात कौन करता है, तो असंतुलित विकास की बात कौन करता है भैया, हर्षमैन साहब बोलते हैं। हर्षमैन साहब बोलते हैं, और हर्षमैन साहब क्या कहते हैं कि चूंकि अर्थव्यवस्था में सीमित साधन है, हर्षमैन साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सीमित श्रम है और सीमित पूंजी है। अर्थव्यवस्था में सीमित साधन और सीमित श्रम है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का असंतुलित रूप से आप विकास करिए। मतलब मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में कृषि का क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्षेत्र है, और अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र है। तो चूंकि आपके पास श्रम और पूंजी सीमित मात्रा में है, तो आप ये देखिए कि ये जो सीमित मात्रा में श्रम है, इसको किस क्षेत्र में लगाएंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर जो ये सीमित श्रम और सीमित पूंजी जो है उद्योग में लगाने से लाभ ज्यादा मिल रहा है, तो आप उद्योग में ही लगाइए, और जब यहाँ से लाभ मिलेगा तो ये पैसा फिर कृषि क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में लगा दीजिएगा। लेकिन संतुलित विकास की अवधारणा के अंतर्गत कौन बोलता है, कौन, रैगनर नर साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं,
इतनी विविधता देखने को मिल रही है भाई, इतनी सारी विविधता देखने को क्यों मिल रही है? इतनी सारी विविधता आसान से प्रश्न में, आसान से प्रश्न में। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि देखिए सर, पूंजी और कुशल श्रम की पूर्ति दुर्लभ है, अर्थात पूंजी और श्रम क्या है, सीमित मात्रा में है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का उद्भव किया हुआ, विश्व व्यापार संगठन का उद्भव कब हुआ भाई? और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे क्लास होता है, तब तक क्लास होगा जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा। बस आप ईमानदारी से हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ कवर होने वाला है, कुछ भी इधर उधर से आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, इजी सी बात है भैया। विश्व व्यापार संगठन WTO जो प्रकाश में आता है वो 1 जनवरी 1995 में आता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि विश्व के जो विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य देश हैं, सभी सदस्य देशों को क्या किया जाए, आपस में व्यापार को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए वो क्या करता है, योजनाएं बनाता है। योजना क्या बनाता है, मतलब एक तरीके से अच्छा माहौल क्रिएट करता है कि सभी देश एक दूसरे के पास जाकर के आसानी से व्यापार कर पाए। अगला, लाभ का कौन सा सिद्धांत HF नाइट के नाम से संबंधित है? तो भैया अनिश्चितता का सिद्धांत, लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? नाइट साहब ने दिया था। क्या बोला था? बोला था उन्होंने कि एक जो उद्यमी होता है वो किसी वस्तु का जब उत्पादन करने जाता है तो उसे इस बात का डर होता है कि जो हम वस्तु उत्पादन कर रहे हैं वो हो सकता है कि भविष्य में न बिके, मतलब वो अनसर्टेनिटी में होता है, अनिश्चितता में होता है कि हो सकता है कि हमारा सामान न बिके और हमें नुकसान हो जाए। लेकिन फिर भी अगर जो कोई उद्यमी ये इस अनिश्चितता को वहन करते हुए भी उत्पादन करता है और भविष्य में चल करके उसे लाभ अधिकतम होता है, तो इट मीन्स कि उद्यमी को अनिश्चितता वहन करने के प्रतिफल के रूप में लाभ मिला है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। एक आदर्श मांग सारणी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन बताती है, अभी तो हमने बताया सर। एक आदर्श सारणी में क्या देखा जाता है, एक तरफ क्या होता है कि वस्तु की कीमत होती है और दूसरी तरफ वस्तु की मांग होती है। अगर जो वस्तु की कीमत ज्यादा है, अर्थात 10, एक वस्तु की कीमत 10 रुपया है, तो मान लीजिए कि मांग उस वस्तु की 5 इकाई की मांग हो रही है। जब वस्तु की कीमत में कमी आई, 8 रुपया हुआ उस वस्तु की कीमत, तो अब उस वस्तु की मांग बढ़ गई, अब 6 हो गया। उस वस्तु की कीमत और कम हुई, 5 रुपए हुई, तो अब उस वस्तु की मांग बढ़ गई, 10 मांग हो गई। इट मीन्स कि क्या कर रहा है कि जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आ रही है तो उपभोक्ता अपने मांग को बढ़ाता चला जा रहा है, ठीक है। या जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता अपने मांग को घटाता चला जा रहा है, अर्थात कीमत और मांग में विपरीत संबंध देखने को मिल रहा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे एक रणनीति के तहत आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स की तैयारी कराई जा रही है, जहां पे आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार सारी चीजें प्रोवाइड की कराई जा रही है, जहां पे अलग अलग बैचेज चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। नोट्स को पढ़ने की आदत डालिए, कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज पढ़िए, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया जा रहा है। बहुत दिनों बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, इस बात को समझ पाइए कि क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, कहाँ के प्रश्न गलत हो रहे हैं। जहां के भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उन गलतियों को आप क्या करिए, सुधार लीजिए और फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी जो हो वो क्या हो सके, बेहतर हो सके। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है और
डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो दोस्तों 50% प्रश्न आपके पेपर में प्रीवियस ईयर से शिक्षक भर्ती में देखने को मिल ही जाते हैं। करंट की भी क्लासेस आपकी होती है और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स कोर्स को एक बार परचेज करते हैं, एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आगामी कोई भी परीक्षा आती है तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस देने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2,000 रुपये है। तो सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके इस नंबर पे फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारे सारे बैचेज अलग अलग है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट के लिए क्लास उपलब्ध है। उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, डी और साथ ही साथ झारखंड में जेट की जो परीक्षा है उसके लिए भी दोस्तों क्लासेस मौजूद है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट और जेट की बिल्कुल नई क्लास शुरू की गई है। तो जो लोग भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। तब तक लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।